चलो तो क्या स्टार्ट करना है आज? गैसों का परिवहन, यही स्टार्ट करना है, उसके नीचे वाला। तो गैसों का परिवहन हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन निकले हैं, देख भी लिया आप लोगों ने, तो ये याद रखना फिर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग इस ग्राफ की बात करते हैं, तो क्या क्या होता है इसमें देखते हैं। ऑक्सीजन वियोजन चक्र, क्या वियोजन चक्र का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन वियोजन चक्र यानी कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन ली है तो इसको कब छोड़ेगा, ये कब वियोजित होगा, कब अलग होगा, जिसको डिसोसिएटेड कर्व हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी आंशिक दाब उसका। इधर क्या है? तो इस इधर है ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्त का प्रतिशत, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये है हमारे लंग्स की कैपेसिटी, ये याद रखना है, ये शिफ्ट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। कंडीशन क्या होंगी ये देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करते हैं, सो 1 मिनट, यहाँ पे देखो ये जो है हरा कलर है, ये है एल्वेलाई यानी कि हमारा लंग्स, ठीक है। इसके बाद ये जो ब्लू कलर से ये क्या है? टिश्यू है, क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे दोनों में कंडीशन क्या क्या है ये देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं जो लंग्स है, यहाँ पे CO2 का लेवल क्या होगा? कम, H+ ये भी कम होगा, और क्या है? और ऑक्सीजन, और है टी भी लिखा है ना, तो TO2 लिखा है ना, CO2 टेम्परेचर है, टेम्परेचर टेम्परेचर भी क्या रहेगा? कम रहेगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है इस, अच्छा ये तो पढ़ भी चुके ना, अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा, देखो ये मैंने बताया था, ये आ गए हम लोग इधर, ये देखो यहाँ मैंने बताया था, ये अनुकूल के लिए और ये ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए, ये विपरीत, क्लियर है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? उच्च तापक्रम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? कम, यहाँ पे कम होगा। सो 1 मिनट, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, H+ कम है और CO2 भी क्या है? कम है, क्लियर है। कौन सा वाला हम लोगों ने देखा कम है? तो ये वाला ग्राफ है, क्लियर है। यही है कि O2 क्या है? कम, CO2 कम है, H+ कम है, टेम्परेचर भी क्या है? कम है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये कहाँ की कहानी है? एल्वेलाई की, लंग्स की। लेकिन अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, अब यहाँ O2 आ जाएगा, ठीक है। O2 आएगा और कहाँ जाएगा? टिश्यू के पास। टिश्यू में ये वाली कंडीशन रहेंगी तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा, क्लियर है। तो देखो ये कंडीशन यहाँ आ जाएंगी, CO2 का अमाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे बढ़ गया, H+ भी बढ़ गया। देखो H+ बढ़ेगा या तो pH कम होगा, क्लियर है। H+ भी बोल सकते हो कि बढ़ रहा है, या तो फिर pH क्या हो सकता है? कम हो सकता है। और तापक्रम क्या होगा? बढ़ेगा। इसके अपोजिट हो गया, अगर इसके अपोजिट हो जाता है तो ये याद रखना, जो कर्व है, ठीक है, ये किधर शिफ्ट होगा? क्लियर है। यहाँ पे देखो ये टिश्यू वाली कंडीशन पे हुआ तो कर्व किधर शिफ्ट होगा? राइट की तरफ। और अगर ये लंग्स वाली कंडीशन है तो किधर होगा? लेफ्ट की तरफ, क्लियर है। मतलब क्या है कि अगर ये लेफ्ट वाली कंडीशन बनी रही तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं, या तो बहुत टाइम लगाएगा, क्लियर है। लेकिन ये टिश्यू वाली कंडीशन जो बन रही है, अगर ये बनती है तो ये किधर शिफ्ट होगा? राइट की तरफ, क्लियर है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल जो ग्राफ बनता है वो आपको ये याद रखना है, ये रेड वाला बनता है ऐसा, ठीक है। और रेड वाला कौन सा ग्राफ है? सिग्मॉइड कर्व। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। सिर्फ देखो ये कंडीशन और ये कंडीशन तो पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं। क्वेश्चन आपको सिर्फ ये आएगा कि जब ऑक्सीजन वियोजन वक्र चलता है तो यहाँ पे कौन सा कर्व बनता है, तो ये याद रखना कौन सा? सिग्मॉइड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, और ऐसी कंडीशन होती है ना तो इसको हम लोग कह देते हैं यहाँ पे, सो 1 मिनट, अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग कौन सा इफेक्ट कहते हैं?
दिख रहा है, बोहर इफेक्ट, ठीक है। ये फेफड़ों से ऊतक तक O2 के परिवहन को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, यानी कि बढ़ाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। देखो तो हाँ, ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1000 ml कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि शुद्ध, जो शुद्ध रक्त है वो ऊतकों को लगभग जो है 5 ml ऑक्सीजन प्रदान करता है। सर 100 ml है ना, 100 ml क्वेश्चन आएगा, सॉरी 100 ml, हाँ ठीक है। ये जो 100 ml है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, ठीक है। तो बह के कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास में। तो टिश्यू के पास ऑक्सीजन कितनी पहुँचाएगा ये, 5 ml। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। सर पूरा ब्लर ब्लर हो रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? हाँ सर। देखो तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखो CO2 का परिवहन हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे देखो बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें तो इसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या पढ़ चुके हैं, क्या ये पढ़ा था कि प्लाज्मा कितने प्रतिशत परिवहन करता है, 7%, ठीक है। CO2 का हीमोग्लोबिन जब परिवहन करेगा तो हम लोग बात करते हैं ये यहाँ पे हीमोग्लोबिन कैसे करेगा, इसको कहेंगे कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। ये 20 से 25% करता है, क्लियर है। यानी कि यहाँ पे ये जो CO2 है ये जैसे परिवहन करता है उसको हम लोग कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के द्वारा ये करता है। यहाँ पे आंशिक दाब से संबंधित है ये। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हमको समझना यही है कि ये जो CO2 का परिवहन है ये हीमोग्लोबिन जो है करता कैसे है, क्लियर है। देखो तो हम लोग बात करते हैं ये जो CO2 है इसके बंधन को जो है O2 प्रभावित कर सकता है, ये मुख्य कारक हो सकता है इसका, क्लियर है। यहाँ पे देख लेना, बाद में उधर आप लोग देख लेना, ये आपने लिखा हो तो वो समझ लेना। देखो ये जो CO2 है इससे जो है हीमोग्लोबिन जुड़ेगा, इसको प्रभावित कौन कर सकता है, O2, कि या तो इसका प्रेशर कम होगा ज़्यादा होगा तो ये प्रभावित कर सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे CO2 है, CO2 के साथ कौन मिला, H2O। अब यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CAH। क्या कहते हैं इसको, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। या ये क्या करता है, ये इसकी सांद्रता RBC में क्या होती है, उच्च होती है, और प्लाज्मा में क्या होती है, अल्प होती है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं जैसे ही रिएक्शन होंगी तो ये क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, क्लियर है। फिर से ये CAH एंजाइम काम करेगा, ये सब रिवर्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बना देगा HCO3 माइनस, H2CO3, हाँ नहीं सर, इधर वाला बोल रहे हैं ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कार्बोनिक एसिड की नहीं, ये RBC की साइड। देखो ये है हमारा HCO3 माइनस, क्लियर है, ये याद रखना है। तो ये प्रोडक्ट बना दिया इसने। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, 1 मिनट, ये इसने बना दिया, लेकिन अब यहाँ पे बात करें हम लोग, 1 मिनट, देखो हम लोग बात करते हैं अब प्लाज्मा में ये जो है ये है क्या, ये क्या कहते हैं इसको, HCO3 को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं हम लोग बाइकार्बोनेट, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अब ये बाइकार्बोनेट का परिवहन करना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे ये जो प्लाज्मा में RBC में या तो प्लाज्मा में ये सोडियम चैनल इससे मिलता है, क्लियर है, किससे, बाइकार्बोनेट से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट में। और अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है,
कितने प्रतिशत CO2 का परिवहन करता है? पढ़ा था हम लोगों ने, पहले बाइकार्बोनेट पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे कौन मिल जाता है? सोडियम। तो सोडियम याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट कितना 70% यहाँ पे परिवहन करता है कूपिका तक। क्लियर है यहाँ तक के? इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये प्लाज्मा के ही मध्य में बाइकार्बोनेट प्लस Cl- क्या कहेंगे इसको? क्लोरीन। तो क्लोरीन के विनिमय को भी ये जो है यहाँ पे प्रभावित करता है। इसको हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्ग इफेक्ट या फिर फिनोमिना। मिल गया? किसे कहा? हम लोग बात करते हैं ये प्लाज्मा में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये जो है यहाँ पे क्लोरीन के साथ भी करता है विनिमय, यानी आदान प्रदान करता है। तो इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर जो है हैम्बर्ग फिनोमिना। क्लियर है यहाँ तक के? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो तो यहाँ पे 1 मिनट, ये यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये जो यहाँ पे है 1 मिनट, देखो यहाँ पे Cl- लिखा हुआ है। ये Cl- बताया जा रहा है कि ये बाइकार्बोनेट में आयनों की पूर्ति करता है, इसलिए यहाँ पे सोडियम के साथ साथ जो है यहाँ पे क्या है? क्लोरीन भी है। क्लियर है? सोडियम क्या करेगा? प्लस आयन देगा, क्लोरीन क्या देगा? माइनस। तो ये बाइकार्बोनेट में आयनों की पूर्ति करता है। क्लियर है यहाँ तक के? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो दो चीज़ देखो, एक चीज़ हमको समझ में आ गई कि यहाँ पे देखो प्लाज्मा 7% कर रहा है, हीमोग्लोबिन किसके रूप में? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में 20 से 25% कर रहा है। और यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट था, तो ये बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा क्या करता है? 70% जो है परिवहन करता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है कूपिका में सेम होती है। क्लियर है? सेम में उल्टी होती है, सेम में उल्टी होती है, सेम में सेम में उल्टी होती है, सेम उल्टी होती होंगे ऐसे। ये एनसीईआरटी में पढ़ना, आपको ये समझ में आ जाएगा। कुछ लिखा होगा मैंने, ये मैंने अपने समझने के लिए लिखा होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो ये सारी चीज़ कहाँ हो रही थी? ये सारी चीज़ मैंने जितनी भी बताई ये कहाँ हो रही थी? ये हो रही थी टिश्यू में। क्लियर है? ये परिवहन कहाँ की बात कर रहा था? मैं टिश्यू की बात कर रहा था। तो यहाँ का जो टिश्यू है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं उच्च CO2 है और निम्न क्या है? O2 है। तो अब यहाँ पे Hb एंड CO2 का क्या होता है? बंधन होता है। यानी यहाँ पे बात करते हैं Hb यानी हीमोग्लोबिन, ये CO2 के साथ यहाँ पे बनता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो CO2 है, अब जैसे मैंने बोला शरीर के लिए तो अच्छी है नहीं, ये टिश्यू में इसका परिवहन भी हो गया। अब टिश्यू से कहाँ जाएगा? ये हार्ट से होते हुए एल्वेलाई में जाएगा। तो ये जो CO2 है यहाँ पे, ये जा रहा है तो किसके रूप में जाता है? अभी हम लोगों ने बात करी थी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ पे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? CO2 को कौन बांध के ले जा रहा है? हीमोग्लोबिन। क्लियर है? अब मैंने बोला था कोई भी चीज़, जैसे वो ऑटो वाला एग्जांपल दिया था, जब तक उसको पैसे नहीं मिलेंगे वो छोड़ेगा क्या? नहीं। या तो फिर मैंने बोला था हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो हीमोग्लोबिन को तभी छोड़ेगा जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो O2 है यहाँ पे क्या कैसे रहनी चाहिए? उच्च। कहाँ पे? कूपिका के अंदर। अगर ऐसी कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? यहाँ पे CO2 क्या होनी चाहिए? निम्न, और O2 क्या होनी चाहिए? उच्च। अगर ये कंडीशन है तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से CO2 का वियोजन कराएंगी, यानी कि उसको छोड़ने लगाएंगी। ठीक है? तो अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन है तो CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा और कहाँ चले जाएगा? कूपिका में। इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं वॉल्डेन इफेक्ट। क्लियर है? क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं हॉल्डेन इफेक्ट या फिर प्रभाव।
क्लियर है यहाँ तक के? तो ये याद रखना है, इसको कहते हैं हॉल्डन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, Hb द्वारा O2 ग्रहण करने के कारण CO2 के बहिष्कार को ये प्रोत्साहित करता है। क्या बोल रहा जा रहा है, O2 द्वारा किसको ग्रहण करता है ये सॉरी Hb यानी जो हीमोग्लोबिन किसको वो करता है, ऑक्सीजन। तो अगर ये ऑक्सीजन को लेगा तो इसको मजबूरन में CO2 को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, यानी कि बाहर करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक के? इसमें कोई डाउट? एक बार फिर से समझो। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये टिश्यू है, टिश्यू में 3 तरीके से परिवहन होता है। एक प्लाज्मा के द्वारा 7%, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के द्वारा 20 से 25%, और यहाँ पे बाइकार्बोनेट के द्वारा पहले पढ़ा था अपन ने 70। तो हम लोग बात कर रहे हैं जो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, तो सबसे पहले तो CO2 H2O के साथ क्रिया करता है। एंजाइम कौन सा, CAH यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फिर यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनता है, फिर उसके बाद ये एंजाइम काम करेंगे तो बाइकार्बोनेट बनेगा। बाइकार्बोनेट में 2 चीज़ इन्वॉल्व होती है, एक सोडियम और एक क्लोरीन। ये दोनों आयनों की पूर्ति करते हैं, ठीक है। तो सोडियम अगर मिलेगा तो इसको क्या कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, और 70% परिवहन करता है। और ये जो है क्लोराइड जो है, ये क्लोराइड सेप्टिक इफेक्ट इसको हम लोग कहते हैं, मदद करता है। तो बस इतनी ही बात याद रखनी है बस। और उसके बाद में ये जब टिश्यू से यहाँ जाएगा तो क्वेश्चन ये याद रखना है कि क्यों छोड़ेगा, मतलब CO2 को कब छोड़ेगा ये, जब हॉल्डन इफेक्ट लगेगा। हॉल्डन इफेक्ट क्या होता है, Hb जो है हीमोग्लोबिन किसको जोड़ेगा, ऑक्सीजन को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, CO2 को छोड़ना पड़ेगा। और ये कर्व आपको याद रखना, पहले भी पढ़ चुके हो तुम लोग ये सारी कंडीशन, कि कुपिका में CO2 क्या होनी चाहिए, निम्न, O2 क्या होनी चाहिए, उच्च। अगर ऐसा है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ये जो है CO2 को वियोजित कर देगा, यानी कि छोड़ देगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन का नियमन। टाइम कितना हो, ये बताओ? 8:39। चलो इसको देखते हैं हम लोग 1 बाय 1। चाह समझ में आ जाएगा क्या है? क्या है बताओ, क्या है? मुंडी। मुंडी है। देखो तो हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। सो 1 मिनट। रेस्पिरेशन ऑफ, ये रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की जो हम लोग सांस लेते हैं उसका नियमन कैसे होता है, कब लेंगे हम लोग सांस, कब नहीं लेंगे, तो ये याद रखना। ये जो है 2 लोगों के द्वारा कंट्रोल होती है, एक तो न्यूरल और दूसरा केमिकल। यानी न्यूरल का मतलब जब नर्वस सिस्टम से सिग्नल जाएंगे तब, और केमिकल यानी कुछ केमिकल रिलीज होगा तब। हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज करने पे ब्लड में CO2 का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, H+ का लेवल बढ़ जाता है, और O2 का लेवल क्या हो जाता है, कम। इसलिए हम लोग जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। क्लियर है? क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, हमारे शरीर में कमी हो जाती है। अच्छी बात क्या है, क्यों बोला जाता है कि एक्सरसाइज करने से अच्छी तबीयत रहती है, अच्छी तबीयत रहती है, गंदगी दूर होती है, गंदगी दूर होती है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि CO2 ज़्यादा हो रही है, यानी CO2 बाहर भी निकलेंगी। तो CO2 जितनी ज़्यादा बाहर निकलेंगे, यानी कि जो शरीर की अशुद्धि है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो बाहर निकल रहे हैं, पसीने के रूप में निकल रहे हैं। तो इसलिए ये अच्छा माना जाता है एक्सरसाइज। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एक ये ब्रेन है, ठीक है। सो 1 मिनट। ये ब्रेन है, ठीक है। और ये जो ब्रेन है इसका एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं पॉन्स, या और यहाँ पे इसको कहते हैं मेडुला। मेडुला शब्द सुना है आपने? ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला। क्लियर है यहाँ तक के? अरे हाँ या ना? ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ सेंटर होते हैं इस मेडुला वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले एक ही सेंटर में आपको देखने को मिलेगा एपनिस्टिक सेंटर। एक ये ऊपर देखने को मिला, कौन सा? एपनिस्टिक सेंटर। दूसरी बात हम लोग बात करें तो यहाँ पे, और बड़े ध्यान से देखना आप, ठीक है ना, ये जो है ये वाला, ये क्या है? एपनिस्टिक सेंटर, ठीक है। इसके बाद ये एक, उसी के नीचे आपको एक ये मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये वाला,
इसको क्या कहते हैं? तो इसको कीमो सेंसिटिव एरिया कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है, मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ देखो। ठीक है, ये क्या है? कीमो सेंसिटिव एरिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, दो चीज़ क्लियर हुई। अब इसके बाद बात करते हैं, ये पिंक कलर से एक एरिया बना हुआ है, ये वाला, कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यानी कि श्वसन लय केंद्र। ये 3 केंद्र समझ में आए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऊपर साइड मेडुला में ही, जो मैंने आपको हरे कलर से बताया था, उसी के बाजू में एक रेड कलर से एक और पॉइंट है, इसको कहते हैं नीमोटॉक्सिक सेंटर। क्लियर है? क्या होता है? नीमोटॉक्सिक सेंटर। तो इतने ही सेंटर यहाँ पे होते हैं। 4 चीज़ मैंने आपको बताई, तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। समझ में आएगी 4 कौन कौन सी? एक बार फिर से देख लो। ये है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं मेडुला। ये क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं, तो मेडुला में 2 चीज़ होती है। एक ये ब्लू कलर से मैंने बनाया एपनिस्टिक सेंटर, उसी के बाजू में रेड कलर से कौन सा है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ठीक है, अब आप उसके नीचे आओगे तो उसके नीचे आपको 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। एक लेफ्ट साइड में ब्लू कलर से कीमो सेंसिटिव एरिया, और एक जो है पिंक कलर से क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इतनी चीज़ समझ में आ गई? चलो, तो अब आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, ये इंस्पिरेशन कहते हैं उसको, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव सिग्नल कि सांस लेना है। क्लियर है? तो ये सांस जैसे ही लेंगे तो हम लोग बात करते हैं सिग्नल कहाँ जाएंगे? ये पिंक कलर वाले के पास में, यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्लियर है यहाँ तक के? अब ये क्या करेगा? ब्रेन वगैरह को सिग्नल आगे पहुँचाएगा। क्लियर है? तो यही बोल रहे हैं, ये यहाँ सिग्नल आएंगे और ये मुख्य क्या होता है? नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी अब ये फेफड़े को बताएगा कि सांस लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है वगैरह सारी चीज़ें। क्लियर है यहाँ तक के? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, 1 मिनट देखो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर सांस लेना है तो भी छोड़ना भी पड़ेगा, छोड़ना भी पड़ेगा ना। तो ये याद रखना, जो इंस्पिरेशन हुआ था, ये जो सांस ले रहे थे, ठीक है, ये सिग्नल कहाँ से कहाँ गए थे? ये एपनिस्टिक सेंटर से कहाँ गए थे? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में, कि सांस लेना है। क्लियर है? अब अगर छोड़ना है तो क्या होगा? ये जो कीमोटॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी कि जो टॉक्सिक का मतलब क्या? CO2 वगैरह, उसी को तो रिलीज करेंगे ना। तो ये जो टॉक्सिक सेंटर है, ये सिग्नल किसको देगा? ये भी इसी को देगा। किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। देखो, मेन सेंटर ये है, रिदम सेंटर, यानी कि कब लेना है सांस, कब छोड़ना है, ये कौन डिसाइड करेगा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो सांस लेना और छोड़ना समझ में आ गया क्या? हाँ नहीं, मेरे को जवाब देना, तो वैसे मैं बताऊंगा। ठीक है, ये एपनिस्टिक सेंटर से सिग्नल आए थे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव सिग्नल, यानी इंस्पिरेशन, यानी सांस लेगा इंसान। और ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से सिग्नल जाएंगे कहाँ? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो समझ में आएगा कि अब सांस छोड़ देनी है। क्लियर है? चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये याद रखो, इसको हम लोग जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से सिग्नल यहाँ गए थे, इसको कहते हैं निगेटिव इनिबिटरी सिग्नल। निगेटिव या इनिबिट का मतलब क्या होता है? रोकना। क्लियर है? मतलब कि निगेटिव सिग्नल का मतलब अगर सांस ले लिए तो उसको क्या करो? छोड़ दो। तो उसको कहते हैं निगेटिव इनिबिटरी सेंटर, ये सिग्नल्स। और इसी को कहते हैं एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है? सांस छोड़ना। क्लियर है? इसके बाद ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये अंतः श्वसन की अवधि क्या करता है? कम करता है। अंतः श्वसन यानी सांस लेने की अवधि को कम करता है। लय केंद्रों के कार्यों में सुधार करता है। लय केंद्र यानी वही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसके कार्यों में सुधार करता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं श्वास अनुच्छन, यानी श्वास प्रभावी, यानी सांस को प्रभाव करेंगे ना। तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
अच्छा, इतनी चीज़ हो गई ना। अब ये चीज़ कौन सी होगी? नॉर्मल वाली, मतलब अब स्वस्थ व्यक्ति सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, तो वो कैसे हो गया ये समझ में आ गया। क्लियर है यहाँ तक के? अब यहाँ पे एक सेंटर है आपके पास में, कीमो सेंसिटिव सेंटर, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। रसो संवेदी, संवेदी यानी या सेंसेशन का मतलब क्या? जैसे ही मैंने आपके ऊपर अभी बर्फ का टुकड़ा फेंक दिया तो आप सेंसिटिव मतलब सेंस कर पाओगे उसको। क्लियर है? उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं कि हमारे फेफड़े में अगर CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है या जो है H+ बहुत ज़्यादा हो जाता है और O2 कम हो जाता है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि ये अति संवेदी हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ देखो, CO2 का लेवल बढ़ा, H+ भी बढ़ा, लेकिन कम क्या हो गया? ऑक्सीजन। अब इसको यहाँ थ्योरी में मत देखो, ऐसे ही नॉर्मली देखो। अगर आपको प्रॉपर सांस आएंगी नहीं तो आप सांस लेने की कोशिश करोगे नहीं करोगे? बहुत ज़्यादा करोगे। इसका मतलब जैसे ऑक्सीजन कम होंगी रेस्पिरेशन आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये याद रखना, रेट ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पदार्थों की वृद्धि हुई, ऑक्सीजन कम हो गया और बाकी चीज़ों की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो यहाँ केंद्र सक्रिय हो जाता है। कौन सा केंद्र सक्रिय हो जाता है? कौन सा वाला? कीमोसेंसिटिव एरिया। और ये अब सक्रिय होकर सिग्नल कहाँ भेज रहा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में, क्योंकि मैनेज यही करता है। क्लियर है? अब ये क्या बताता है देखो, इसने यहाँ पे कीमोसेंसिटिव, अच्छा ये कहाँ पे और काम करेगा? देखो मान लो कि आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, वहाँ धूल मिट्टी उड़ रही है, तो CO2 का लेवल या बाकी चीज़ों का लेवल तो बढ़ रहा है ना। या तो कई बार आप देखो खेतों में भूसा समझते हो, या कचरा जो भी नाक में चले जाए, छींक भी करने लग जाती है, तो वो सिग्नल कहाँ जाता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में, कि अब सांस का लेवल बढ़ाना है या कम लेना है। या कई बार हम लोग सांस नहीं लेते, कहीं बदबू आती है तो। क्लियर है? तो जैसे ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में जाएगा तो देखो इसके पास में 2 सेंटर है। एक तो जो है एपनिस्टिक सेंटर, यहाँ से सांस लेना है तो ये उसको अगर सांस बहुत ज़ोर ज़ोर से लेना है तो उसको सिग्नल भेजेगा, किसको? एपनिस्टिक सेंटर को, कि कम करो आप सांस ज़ोर ज़ोर से लो। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? पॉजिटिव सिग्नल, इंस्पिरेशन। अगर ऐसा लगता है कि अभी सांस नहीं लेनी है तो ये किसको सिग्नल भेजेगा? एपनिस्टिक सेंटर को, कि भाई साहब अभी सांस रोक दो आप, या तो छोड़ो ही मत। क्लियर है यहाँ तक के? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इतनी चीज़ें समझ में आ गई ना। अब इतना सब होने के बाद में अच्छा और कुछ भी है क्या जो मतलब यहाँ पे कंट्रोल करेंगे फेफड़ों को? तो हाँ और कुछ भी है, तो वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बात करते हैं, वो है हमारा हार्ट। देखो एक तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी एक्टिविटी होंगी उसको कौन मेंटेन करेंगे? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एक आपके पास में कीमोसेंसिटिव एरिया है, एक हमारे पास में हार्ट भी होता है। हार्ट में एक हमारे पास में है यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी और एक है ऑर्टिक आर्क। क्लियर है? ये हार्ट में पढ़ेंगे तब देखना, पर अभी ये समझ जाओ। क्लियर है यहाँ तक के? यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इसको भी कहते हैं हम लोग कीमोसेंसिटिव स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? कीमोसेंसिटिव स्ट्रक्चर। इसमें भी क्या होता है, अगर CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ गया या H+ बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये क्या कर लेंगे? पहचान कर लेंगे। कैसे पहचान कर लेंगे? हार्ट के पास ब्लड आता है नहीं आता है? आता है ना। इसको लगेगा कि यहाँ पे CO2 बहुत ज़्यादा है तो ये यहाँ पे उपचारात्मक कार्यवाही हेतु यानी कि ये रेमेडियल एक्शन यानी कि एक्शन लेने के लिए सिग्नल ये भी किसको देगा? किसको दिया इसने? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, क्योंकि जो भी काम करता है वो यही करता, मेन तो यही है। क्लियर है? तो हार्ट भी किसको सिग्नल दे देता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। अब ये देखो ये ब्रेन है और इधर मैंने फेफड़े बनाए हैं। सिग्नल जैसे जाएगा तो ये बताएगा कब कॉन्ट्रिक होना है, कब कॉन्ट्रिक होना है, कब नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से जैसे ब्रेन से सिग्नल जाएंगे वैसे ही फेफड़े काम करेंगे। क्लियर है? तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये टॉपिक फिनिश होता है। अब मुझे बताओ इसमें कोई डाउट हो तो। एक और बात समझना है। देखो तो हम लोग बात करते हैं, अब इसको समझना है तो इसको भूल जाओ ये डायग्राम को, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास में एक है ये एक मेन, ये रेस्पिरेटरी, ये है आपके पास में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्लियर है? अब मैं ये बोल रहा हूँ एक आपके पास में ये है
एपनिस्टिक सेंटर, और दूसरा है आपके पास में ये वाला। क्लियर है? कौन सा? नीमोटॉक्सिक सेंटर। तीसरा हमारे पास में एक है कीमोसेंसिटिव एरिया। क्लियर है? और अभी तो इतने। अब देखो क्या होता है, एपनिस्टिक सेंटर का काम क्या है, यहाँ पे इसको सिग्नल देना। तो अगर ये इसको सिग्नल देगा तो ये अच्छे से इंस्पिरेशन करेगा, यानी कि सांस लेने देगा कि सांस लेना, ठीक है। लेकिन कभी कुछ ऐसा, अब सांस ले ली तब छोड़ना भी पड़ेगा, तो सिग्नल किसको जाएंगे? एपनिस्टिक सेंटर को। ये मैं एल लिख रहा हूँ, ये लेने के लिए, ये टी यानी कि छोड़ने के लिए। क्लियर है? सांस लेने के लिए सिग्नल किसके पास जाएगा? एपनिस्टिक सेंटर के पास, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एपनिस्टिक सेंटर से आएगा सिग्नल तो ये सांस लेगा, और सिग्नल कहाँ जाएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम से यहाँ पे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के पास में तो सांस छोड़ दिए जाएंगे। ये समझ में आ गया कि सांस लेना और छोड़ना। लेने के लिए कौन सा सिस्टम काम करेगा? एपनिस्टिक सेंटर। छोड़ने के लिए न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये समझ में आ गया? अब ये सब भूल जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल ब्रीदिंग हो गई, ठीक है। अब इसको भूल जाओ। अब मैं बोल रहा हूँ आपके पास में ये सिग्नल है, मतलब एक ये सेंटर है। चलो मैं यहाँ बनाता हूँ, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ये है। अब मैं बोल रहा हूँ आपके पास में सिर्फ दो चीज़ है। अभी तक नॉर्मल सांस चल रही थी। अब मैं बोल रहा हूँ कि कभी बाई चांस कोई प्रॉब्लम आई, मतलब कि कभी आप ख़राब एरिया में चले गए, कभी अच्छे एरिया में चले गए, कभी सांस नहीं आ रही है, कुछ होगा, तो फिर कैसे मैनेज होगा? तो इसके लिए आपके पास में कीमोसेंसिटिव एरिया है, ठीक है। ये क्या करेगा, कोई भी केमिकल आपकी नाक में जाएगा तो ये सेंस कर लेगा, और फिर सिग्नल कहाँ दे देगा? ये दे देगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि सांस बढ़ाना है, कम करना है, रोकना है, ये सारी चीज़ें। क्लियर है? और अगर मान लो यहाँ पे नहीं हुआ तो आप दूसरा सेंटर है आपके पास में हार्ट। क्लियर है? हार्ट में आपकी ये आर्टरी वगैरह है। क्लियर है? ये क्या करता है, जैसे इसके पास ब्लड आता है तो H2O बड़ा रहेगा या H+ बड़ा रहेगा, तो ये पहचान कर लेगा और फिर सिग्नल किसको देगा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। बस इतनी बात है। एक बात मैंने बताई नॉर्मल ब्रीथिंग वाली, और दूसरी बताई कभी बाई चांस CO2 का लेवल बढ़ गया, H+ का लेवल बढ़ गया। जैसे मैं बात करूं, नॉर्मल ब्रीथिंग तो होती है, लेकिन जब एक्सरसाइज करते हो CO2 बढ़ती है, तो फिर ये दो सेंटर काम करेंगे, क्योंकि इनको पता रहेगा कि CO2 की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कम हो रही है। तो फिर ये किसको देंगे सिग्नल? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। फिर ये फेफड़े पे देंगे, और फिर फेफड़े आपके, जैसे आप दौड़ते हो तो बहुत फास्ट काम करते हैं कि नहीं, तो वो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसने एपनिस्टिक को बोला है कि जोर जोर से सांस लेनी है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर भी काम कर रहा है, जोर जोर से CO2 को छोड़ रहा है बहुत तेज़ी से। क्लियर है यहाँ तक कि? आप कोई डाउट इसमें नहीं है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो टाइम तो हो गया होगा। अच्छा चलो ठीक है। तो ये अब इसके बाद में ये विकार बचे हैं। हाँ चलो कल ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। कल तो आराम से हो जाएंगे चैप्टर फिनिश, आराम से, बहुत आराम से। कल है सैटरडे। चलो ठीक है। तो अच्छा एंड तो हुआ नहीं चैप्टर, कल करेंगे ऐसा। चलो तो आज के लिए इतना ही।